आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, कई ऐसे अमराज हैं जो एक ज़माने से इंसानी ज़िंदगी में शामिल हैं। कुछ मर्ज़ तो ऐसे हैं जिनका ज़िक्र जब कभी होता है तो रूह कांप उठती है और एक खौफ सा तारी हो जाता है। एक ऐसा ही मर्ज़ है कैंसर। कैंसर का जब कोई तसव्वुर करता है, ख्याल करता है, तो उसके जहन में यही आता है कि खुदारा इस मर्ज़ से हर कोई महफूज रहे, उसके अपने कहीं इसकी चपेट में ना आ जाएं। तो आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे थ्रोट कैंसर की। थ्रोट कैंसर यानी कि गले का कैंसर। ये कैंसर क्यों होता है, इसकी क्या अलामात है, इसके तय आज भी लोग बेदार नहीं हैं। कई बार जो हम कैंसर का ही तसव्वुर करते हैं तो बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि ये जो मर्ज़ है ये लाइलाज है, जबकि बदगुमानी की नहीं बल्कि बेदार होने की ज़रूरत है। बस सही वक्त पर सही कदम उठाने की ज़रूरत है, सही इलाज की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे थ्रोट कैंसर से जुड़ी हुई। वाज़े हो कि मेडिकल शोबे में भी कई तहकीक, कई ऐसी तरक्की हो चुकी है, कई ऐसे तजुर्बात हो चुके हैं जिनके तय अगर हम देखें तो आज गले का जो ये कैंसर है वो मुकम्मल तौर पर भी इसका इलाज मुमकिन है। बस वही जो मैंने कहा कि सही कदम उठाने की ज़रूरत है और सही वक्त पर, अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करने की ज़रूरत है और डॉक्टर की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है। तो आज इन तमाम बातों पर हम रोशनी डालेंगे, ये तमाम जानकारी हम हासिल करेंगे एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल से, जिनको हमेशा की तरह हमने दावत दी है स्टूडियो में। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। अगर आप भी हमसे लाइव राब्ता कायम करना चाहते हैं और जहन में कोई भी सवाल आ रहा है इस मौजू से जुड़ा हुआ, तो हमसे राब्ता कायम कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए। तो चलिए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नज़र डाल लेते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, हमारी आवाज़ हमारी शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। रोज़मर्रा की बातचीत से लेकर अपने जज्बात के इजहार तक हमारा गला हमारी ज़िंदगी में एक मरकज़ी किरदार अदा करता है। लेकिन क्या हो अगर यही गला एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाए? नाजरीन, थ्रोट कैंसर एक संगीन बीमारी है जो गले, आवाज की तारों या दीगर करीबी हिस्सों को मुतासिर करती है। ये बीमारी दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर कर रही है। क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदत और तर्ज़े जिंदगी इस बीमारी के खतरे को बढ़ा सकती है? थ्रोट कैंसर की अहम वजूहात में शामिल है सिगरेट नोशी और तंबाकू का इस्तेमाल, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, HPV इन्फेक्शन, फजाई आलूदगी और केमिकल से मुस्तकिल राब्ता, ग़िज़ाइयत की कमी, खासतौर पर विटामिन A और C की कमी, जिस्म की मुदाफ़ियाती सलाहियत को कमजोर कर देती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। गले में मुस्तकिल दर्द या खराश, बोलने में दुश्वारी या आवाज का बदलना, निगलने में मुश्किल, कान में दर्द, गले में सूजन या गांठ, वजन में गैर मामूली कमी या कमजोरी महसूस होना। अगर इनमें से कोई भी अलामात आपको नजर आए तो आपको चाहिए कि आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि बेहतर इलाज हो सके। अगर बीमारी इब्तिदाई मराहिल में तशखीस हो जाए तो इलाज के कामयाब होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। थ्रोट कैंसर से बचाव के लिए ये इक़दामात करें। सिगरेट और तंबाकू से मुकम्मल परहेज करें, अल्कोहल का इस्तेमाल महदूद करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, HPV वैक्सीन लगवाएं, फ़ज़ाई आलूदगी और नुकसानदेह केमिकल से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, गले की सेहत को नज़रअंदाज न करें और बाकायदगी से तिब्बी मुआयना करवाएं। नाज़रीन, हमारी सेहत हमारा सबसे कीमती सरमाया है। थ्रोट कैंसर जैसी बीमारियों से बचना मुमकिन है, बस ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद आदत अपनाएं और ख़तरनाक आदत को खैराबाद कहें। अपने और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। तो जैसे कि नाजरीन, इस ख़ास रिपोर्ट में भी हमने देखा कि इलाज से परहेज़ बेहतर है। एक तरीक़े का आज का जो ये एपिसोड है फरहान हमारा, वो आगाही की एक मुहिम है।
थ्रॉट कैंसर की चलते कि लोग जो इतने बीमार पड़ जाते हैं, इतनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और साइंसी शोबे में भी अगर हम देखें तो कितनी सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, तकनीक आ गई हैं, इतनी तहकीक हो चुकी हैं जिनके चलते आज ये जो कैंसर है, गले का जो कैंसर है, इसका इलाज भी मुमकिन है। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनका आपसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामानुज बंसल, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ENT लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर मांझी, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ ENT डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंदु शुक्ला, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ENT डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं मैं, आप प्रोग्राम में आए, तशरीफ़ लाए यहाँ पर। बात हो रही है थ्रोट कैंसर की, गले के कैंसर की। आजकल कैंसर का जो ये बढ़ता हुआ ख़तरा है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि किसी ना किसी की फैमिली में किसी को ये परेशानी हो गई है। फ़िलहाल यहाँ पर थ्रोट कैंसर की बात हो रही है डॉक्टर बंसल जैसे, तो मैं जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं, आप उन्हें तफसील से बताइए कि ये थ्रोट कैंसर क्या होता है, किस तरह से इसे शुरुआती जो इसके अलामात सिम्टम्स हैं उन्हें पहचानें और डॉक्टर की तरफ जाएं। डॉक्टर बंसल, देखिए, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि थ्रोट क्या होता है। आजकल जो हमारे कैंसर की शुरुआत है वो आप कह सकते हैं कि मुंह से ही शुरू हो रही है। मुंह के अंदर हमारी जीभ होती है और गाल। जिस तरह का आजकल गुटखे खाने का प्रचलन है और जो लोग चूना और तंबाकू उसको हाथ से रगड़ के जीभ के नीचे लगाते हैं, उससे क्या हो रहा है कि मुंह के कैंसर में पिछले 10-15 सालों में कई गुना वृद्धि देखी गई है जी। उसके मुंह के कैंसर के बाद आता है गले का कैंसर। गले में हमारे 2 नलियां होती हैं। सबसे आगे होती है जो सांस की नली है, जिसका ऊपरी हिस्सा है उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, यानी कि लैरिंक्स। वहाँ पे हमारी जो आवाज़ बनती है जी। और उसके नीचे ट्रेकिया होती है और उसके नीचे फेफड़े शुरू हो जाते हैं जी। वॉइस बॉक्स के पीछे खाने की नली है। खाने की नली जो होती है इसको फेरिंक्स बोलते हैं और फेरिंक्स के नीचे फिर फूड पाइप, जिसको कि ईसोफेगस बोला जाता है जी। गले के कैंसर में आमतौर पे हम लैरिंक्स का कैंसर जो वॉइस बॉक्स है और उसके पीछे खाने की नली जो फेरिंक्स है, उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स, जिसके कि 3 हिस्से होते हैं, पायरिफॉर्म फॉसा, पोस्ट रिकॉर्ड एरिया एंड पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। ये तीनों चीज़ें मिलके खाने का ऊपरी हिस्सा बनाती हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो इस तीनों एरिया में से होता हुआ ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब बात आती है कैंसर ऑफ लैरिंक्स की जी। तो लैरिंक्स जो है, ये जैसे कि आप देखते हैं कि यंग जनरेशन में और हमारे बुजुर्ग भी लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, तो इसका प्रचलन कैंसर का काफ़ी टाइम से है हिंदुस्तान में और इसके इंसिडेंस बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर उतनी तादाद में नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तादाद में मुंह का कैंसर बढ़ रहा है आजकल जी। और जो मेन फैक्टर वॉइस बॉक्स के कैंसर में है वो है स्मोकिंग जी। अगर स्मोकिंग के साथ हम ड्रिंक्स भी लेते हैं तो उससे कई गुना उसका इफेक्ट बढ़ जाता है कैंसर होने का। खाली ड्रिंक, अगर कोई आदमी खाली ड्रिंक्स लेता है और स्मोकिंग नहीं करता तो भी उसको बहुत रिस्क है कैंसर होने का। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे एस्बेस्टस इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री और कुछ केमिकल्स होते हैं जो काम करते हैं, उनके अंदर स्पेशली इनका ख़तरा रहता है जी। और पॉल्यूशन, जैसा कि आप देख ही नहीं, हमारे चारों तरफ इतना पॉल्यूशन जो हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं इसकी तो मेरे को भी अभी आइडिया नहीं है, बट दे आर लॉट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको पता रहता है कि मैंने, और आपकी चारों तरफ का वातावरण साफ़ है तो आपको पता है कि मैंने 10 सिगरेट पिए हैं, 5 पिए हैं, ठीक है आप, मगर इस वातावरण में हमें खुद ही नहीं पता कि हमने 20 सिगरेट पिए हैं या 30 सिगरेट पिए हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग जी। तो पॉल्यूशन, वेदर ये सिगरेट से हो या वैसे हो, ये एक मेन फैक्टर है कैंसर लैरिंक्स का। ओके। उसके बाद हमारे पीछे होता है फूड पाइप जी, जिसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। वहाँ का कैंसर होने के जो मेन कारण है वो है, एक तो कई लोगों में आयरन की कमी होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, उनमें उन कैंसर का होने का खतरा रहता है, या कई लोग बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं जी। तो मेरी गुजारिश है कि बहुत गर्म खाना भी नहीं हमें खाना चाहिए, क्योंकि उससे खाने के जो ऊपरी रास्ता है वहाँ पे कैंसर होने का थोड़ा खतरा रहता है जी। उसके अलावा कुछ लोगों में एसिड जो है वो नीचे से ऊपर आता है गले में, जिसको हम GERD बोलते हैं, यानी रिफ्लेक्स प्रॉब्लम होती है एसिड की ऊपर आने की। उसके बहुत सारे कारण हैं।
तो ऐसे लोगों में भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जी। या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से खाने की नली का भी कैंसर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आपका वॉइस बॉक्स का ही कैंसर बढ़ रहा है। जी। तो स्मोकिंग जो है वॉइस बॉक्स के कैंसर को भी बढ़ा रही है और फूड पाइप के कैंसर को भी बढ़ा रही है। इसी तरह ड्रिंकिंग भी हमारे दोनों तरफ के कैंसर को बढ़ा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से तफसील से आपने ये चीज़ें बताई हैं, चाहे गुटखा हो, चाहे स्मोकिंग हो या कि अल्कोहल हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक हैं और इससे बचने की ज़रूरत है। और जो एक्सपर्ट्स माहिरीन बताते हैं उन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों चीज़ों को ले रहे हैं तो मतलब वो तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हो जाती है। मतलब बचना ही चाहिए, आपका कहने का मकसद है इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और ये जो गुटके खाते हैं, ये सब भी देखिए, जो हम गुटखा खा रहे हैं इससे मुंह का कैंसर हो रहा है जी। और वो गुटखा अभी अंदर जा रहा है हमारे गले में जी। तो अभी स्टडीज आ जाएंगी, बट वो कल को ये भी पता चल जाएगा कि इस गुटके से फूड पाइप का भी कैंसर हो रहा है। क्योंकि हमारी स्टडीज़ जो पुरानी है ये सब वेस्टर्न स्टडीज़ हैं जी, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में है। तो अभी उसमें गुटके का ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि जो गुटका है ये भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा एज ए कॉजेटिव फैक्टर। राइट। जैसे कि अभी डॉक्टर बंसल ने भी बताया फरहान कि वाकई में कि जो गुटखा नोशी है, तंबाकू नोशी है या ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक है, इन वजूहात से ही जो है ये थ्रोट कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा जो हमारा जो माहौलियात का भी असर इस पर यूँ पड़ता है कि हम अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं और तंबाकू नोशी नहीं भी कर रहे हैं और दूसरे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इनहेल कर रहे हैं उस केमिकल को, उस धुएं को। अच्छा, अब डॉक्टर सुधीर आपकी तरफ हम आना चाहेंगे। डॉक्टर बंसल ने बखूबी बताया कि थ्रोट कैंसर क्या है, क्या इसकी वजूहात है। हम आपसे जानना चाहेंगे इसकी अलामात के बारे में, यानी कि सिम्टम्स के बारे में, कि अगर किसी को थ्रोट कैंसर हो गया है तो वो कैसे पता लगा सके बिल्कुल शुरुआती दौर में। डॉक्टर बंसल ने हमारे थ्रोट के कैंसर के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, बहुत अच्छा बताया है सर ने। और जहाँ तक सिम्टम्स की बात है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैंसर होना इज़ इट मतलब ठीक है, डिज़ास्टर्स है कि किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ, बट इट हैज़ टू बी अर्ली डायग्नोसिस। सबसे पहले हमें सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है, जनरल पब्लिक को बताना है कि क्या होगा, तो आपको है कि लाइकली टू बी आप अपना टेस्ट कराइए, जांच कराइए कि आपका कैंसर अर्ली डायग्नोज हो जाए, जिससे कि ट्रीटमेंट में सुविधा हो और आप मतलब जल्दी क्योर हो सकते हैं। कैंसर बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ इतनी अच्छी हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी सिम्टम में है वह अगर आपके वॉइस में, आपके आवाज़ में कोई बदलाहट आ रही है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है, तो आपको इमीडिएटली ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करना है और वो फिर आपका लैरिंजोस्कोपी करेंगे, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी और इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, एंडोस्कोप डाल के आपका लैरिंग्स देखेंगे कि उसमें कोई ऐसा कुछ तो है नहीं, जिससे कि उसको बायोप्सी, अर्लीस्ट हम बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी से फिर हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा हिस्टोपैथोलॉजी से कि आपका कैंसर शुरुआती स्टेज का है या लेट स्टेज का है, कहाँ तक फैला हुआ है। फिर आगे चल के हम सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन करा के हम और उसका फैला हुआ है या तो गर्दन के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें तो नहीं फैल गया है, तो वो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और केवल आपके वॉइस बैक बॉक्स में जो है केवल वहीं तक है, मतलब अगर आपका वोकल कॉर्ड्स में ही लिमिटेड है तो आपका ट्रीटमेंट दूसरे टाइप का होगा, लेकिन वो क्योर हो सकता है। जी, तो जैसे इसलिए जैसे सिम्टम पे आपको जल्दी वो करना है। जैसे ही वॉइस बॉक्स हो या परसिस्टेंट कफ हो, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा का परसिस्टेंट कफ है, गले में खिंच हो रहा है लगातार, तो आपको इमीडिएट ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। अगर खांसी आपकी कंटिन्यूस हो रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा या चेंज ऑफ वॉइस है, ट्यूबरक्लोसिस भी सबसे पहला मोस्ट कॉमन होगा, लेकिन कैंसर भी हो सकता है। तो आपको अपने सिम्टम पे पूरा ध्यान देना है। जनरल पब्लिक का अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर हमारा मतलब अपनी आवाज़ में बदलाहट है 15 दिनों से ज़्यादा, गले में खिंच हो रहा है, परसिस्टेंट कफ हो रहा है या खून आ रहा है मतलब खांसने पर, तो आपको इमीडिएट जो है ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और जी, बखूबी आपने इसकी अलामात को बताया। डॉक्टर हिंदू, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये थ्रोट कैंसर अगर डायग्नोस का क्या वो रहता है और इसकी स्टेजिंग का क्या प्रोसीजर है, और
इसके अलावा ये भी सुना है कि खाना निगलने में भी परेशानी होती है, आवाज़ तो चेंजेस आती ही हैं आवाज़ के अंदर, कान में भी दर्द कुछ होता है, और कुछ अलामात आप बताना चाहेंगी? जी, जैसा पहले सर ने बताया था कि थ्रोट में 2 तरीके की नली होती है, एक सांस लेने की नली, एक खाने की नली। तो यदि सांस लेने की नली में कैंसर बन रहा है तो हमारे पास सिम्टम्स होंगे जैसे आवाज़ में बदलाव होना, सांस लेने में दिक्कत होना। बट यदि खाने की नली तक वो कैंसर जा रहा है या कैंसर सिर्फ खाने की नली का है तो उसको खाना निगलने में दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। कभी कभी हमारे पास मरीज सिर्फ एक गले की गांठ के साथ आते हैं, फिर जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम एंडोस्कोपी करते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, गले के अंदर भी एक मांस है। इसके अलावा वजन कम होना, क्योंकि वह खाना नहीं खा पा रहे हैं तो भूख ना लगना, ये सब अलग से कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स कहा जाता है, ये भी हो सकते हैं मरीज को। तो मरीज हमारे पास प्राथमिक रूप से इन तकलीफ़ों के साथ आता है, हम उनकी एंडोस्कोपी करते हैं, देखते हैं कि कोई मांस हमें दिख रहा है या नहीं। यदि कोई मांस दिखता है तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जांच होती है बायोप्सी करना। बायोप्सी से हमें पता लगता है कि किस तरीके का कैंसर है, और जैसे सर ने बताया सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, ये हमें बताते हैं कि कितना फैला हुआ कैंसर है। फिर उसके हिसाब से हम मरीज़ का इलाज प्लान करते हैं। आप यहीं पर एक चीज़ और बताइएगा कि ये बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर बंसल ने आप बताई हैं कि कुछ चीज़ें हमें खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे गुटखा की बात की, सिगरेट की बात की, अल्कोहल की बात की, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जिंदगी में भी एक आम आदमी करता है और वो गलत तरीके से करने से या ज़्यादा करने से या करना ही नहीं चाहिए, वो कैंसर की तरफ ले जा सकती है। हमारी कौन सी ऐसी खाने पीने की आदत है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? खाने पीने में मोस्टली तो गुटखा और स्मोकिंग यही रिस्क फैक्टर्स होते हैं कैंसर बनने के। इसके अलावा यदि कोई फ्रूट विटामिन इंटेक, जैसे स्टार्टिंग में भी बताया गया, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं बॉडी में, तो इनका अच्छे मात्रा में इंटेक रहना चाहिए। इसके अलावा आमतौर पर आदमी जब काम करने जाता है, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे एस्बेस्टोस से उनका एक्सपोजर हो रहा है, इसको एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड की तरह हम मान सकते हैं कि वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है कैंसर बनने के लिए। तो फैक्ट्रीज़ की आपने बात की, तो ये जो लोग वहाँ काम करते हैं कुछ एहतियात प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? जी, उनके एम्प्लॉयर्स जिन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया है जहाँ पर कि ऐसे टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल से एक्सपोजर है, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम उनको एक मास्क प्रोवाइड किया जाए, सो दैट जो इनहेलेशन है इन टॉक्सिक केमिकल्स की वो कम रहे। और इनका जो, और वो ये भी कर सकते हैं कि अपने वर्कर्स पे वॉच रखें, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली ये जो वर्कर्स हैं इनमें टेंडेंसी होती है गुटखा च्यूइंग की, तो वो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम एक्सपोजर कि वो कैंसर डेवलप हो जाए। तो वो ये कह सकते हैं कि एक तो मास्क प्रोवाइड करें, दूसरा उन पे एक वॉच रखें कि वो इन सब आदतों में ना पड़े। ये वॉच रखने की बात बहुत अच्छी बताई आपने, लेकिन इसमें ये भी आप ऐड कीजिए, अगर एक आम आदमी है वो अपने को मॉनिटर करना चाहता है कि थ्रोट कैंसर से वो बचना चाहता है, जब वो सिगरेट नहीं ले रहा है, वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, तो वो किन किन चीज़ों पे नज़र रखे? डॉक्टर इंदु जी, सबसे पहले तो कभी किसी को आवाज़ में बदलाव है और वो परसिस्ट कर रही है 2 हफ्तों से ज़्यादा, तब यह समझना चाहिए कि इसको ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने की, एंडोस्कोपी कराने की, कि क्या ऐसा मर्ज है जो अभी तक आवाज़ के बदलाव पर ही वो एंडोस्कोपी, सांस लेने की नली में अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, या फिर खांसी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो वैसे भी इन्वेस्टिगेट कराना। की बात भी की डॉक्टर साहब ने। जी, ब्लीडिंग भी हो सकती है, जब खांसी में ब्लीडिंग आ सकती है। ओके, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ होती है तो नाजरीन, यहाँ पर जैसे डॉक्टर इंदु ने बताया, सभी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपके आवाज़ में अगर कुछ बदलाव महसूस हो रहा है आपको, या आपके किसी आसपास के लोग आपसे कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ में बदलाव महसूस हो रहा है, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। ये कोई नॉर्मल चीज़ हो सकता है, नॉर्मल चीज़ हो, लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसका इलाज कराना, इसका इन्वेस्टिगेशन कराना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हम फरहान इस हेलो डॉक्टर के खास बारे में थ्रोट कैंसर की बात कर रहे हैं, एक आगाह करने की एक मुहिम भी है ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर बंसल आपसे भी जानना चाहेंगे कि बात तो गले की कैंसर की हो ही रही है, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल ये आ रहा है कि आजकल टंग कैंसर के मामला भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें आप, क्योंकि कहीं ना कहीं गला, मुंह, ये सब आपस में कनेक्टेड ही हैं। देखिए, जो आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल तो एक फैक्टर हैं ही, उसके अलावा जो गुटखा और जो छैनी, ये जो खाते हैं लोग, स्पेशली जी, जो हमारी लेबर क्लास है, वो काफ़ी गुटके मतलब तंबाकू चूना लेके रगड़ती है हाथ में और उसको एक जगह रख लेते हैं। तो जिस जगह, क्योंकि इसमें ये केमिकल्स होते हैं, तो जिस जगह रखते हैं उस एरिया का कैंसर होने का खतरा रहता है, और नॉर्मली ये जीभ के नीचे वाले एरिया में रखते हैं। जी,
इसके अलावा गुटखे से, जो गुटखा हम खा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, गुटखे से अंदर अंदर की जो हमारी मुंह की लाइनिंग है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि अंदर की खाल जो बहुत ही सॉफ्ट है, डेलिकेट, वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक तो आवाज़ में परिवर्तन आ जाएगा, दूसरा आपका मुंह कम खुलेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा गुटखे खाते हैं बेशक उनको कैंसर ना हो, मगर उनको आप देखेंगे कि मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। अच्छा। फिर उनको ये फिर वो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि उनका मुंह खुले, एक्सरसाइजेज होती हैं, इसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं जो कंडीशन होती है। तो ये भी एक तरह से कैंसर की तरफ प्रीडिस्पोज कर रही है। जी। तो ऐसे लोग जो कि गुटखा खा रहे हैं और उनका मुंह खुलना बंद हो गया या उनकी आवाज़ में परिवर्तन आ गया है, तो उनको फ़ौरन ENT चेकअप कराना चाहिए कि हो सकता है उनके मुंह के अंदर कैंसर की शुरुआत हो रही हो। जी। अब बात आती है ये गुटखे की वजह से गाल का कैंसर तो बहुत कॉमन है ही, जो कि फिर अंदर से हमारे बाहर के गाल पे आ जाता है। नंबर 2, गुटखे से जीभ का कैंसर बहुत कॉमन है। और सबसे जो ज़रूरी है, जो हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आपने देखा होगा दांत की हाइजीन का लोग बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। उनका कोई दांत टूट जाता है, किसी दांत के एजेस बहुत शार्प हैं, तो ये जो शार्प एजेस होते हैं, अगर कोई जीभ हमारी बार बार, देखिए जीभ का मूवमेंट कब हो रहा है, जीभ का मूवमेंट होता है जब हम बोलते हैं तो जीभ का मूवमेंट हो रहा है, जब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन सब में जीभ का मूवमेंट होता है। जब भी जीभ का मूवमेंट होगा और वो उस दांत से टकराएगी, तो उस एरिया पे धीरे धीरे मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ और ईयर वहाँ कैंसर हो जाएगा। तो अगर आपके दांत का कोई भी हिस्सा बहुत शार्प है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए, या तो उसको स्मूथ कराना, घिस के वो स्मूथ कर देगा, या अगर दांत को निकालने की ज़रूरत है दांत को निकाल देगा, या उसमें फिलिंग हो सकती है। इसी तरह कई बार क्या होता है, हमारे दांतों में कोई दांत मिसिंग हो जाता है। जी। तो जो मिसिंग दांत होता है उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट जो टंग का एरिया है वहाँ पे कैंसर होने का खतरा रहता है। अब आप पूछेंगे क्यों खतरा रहता है? जी। उसका कारण ये है कि जो खाली जगह होती है, हमारी टंग की टेंडेंसी होती है कि वो खाली जगह में जाती है बार बार। जी। ठीक है, तो उस जगह में जाने से बेसिकली जो आगे का दांत है और जो पीछे का दांत है मिसिंग टूथ के, वो दोनों के जो एजेस हैं वो उस टंग को हिट करते हैं, जिससे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस एरिया में कैंसर होने का खतरा रहता है। और इस तरह के मैंने बहुत केस ऑपरेट कर दिए हैं, मतलब बताए, तो उसको आपको डेंटल सर्जन को दिखा के उस जगह को भरवाना चाहिए बाय ब्रिज या कैप या इम्प्लांटेशन, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, बट वो जगह खाली नहीं छोड़नी है आपने। मतलब छोटी छोटी सी बातें ये बहुत नजरअंदाज छोटी बात अगर है, हम कर but लेते ये हैं तो कैंसर की कितनी तरफ बड़ी ले आ सकती है। परेशानी का बाइस बन जाती है। मतलब मुंह का भी ख्याल रखना, ये नहीं है कि गुटखे से बचना है, सिगरेट से बचना है या अल्कोहल नहीं लेना है, ये भी चीज़ें देखनी है कि जो आपकी ओरल हाइजीन है Yes. उसका भी पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर माँ जी, आपकी तरफ यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आ गया है, आपने उसके टेस्ट कर लिए हैं, डायग्नोज हो चुका है कि अब इसमें जो है इसे प्रॉब्लम हो चुकी है, ओरल कैंसर की स्टेज भी आपने उसकी जांच ली है, तो अब आप उसका इलाज किस तरह से करते हैं? कितना महंगा इलाज होता है? क्या वो ENT डिपार्टमेंट ही करता है या किसी और डिपार्टमेंट में रेफ़र करते हैं? कितने दिन का इलाज होता है? ये सब ज़रा सा बताइए प्लीज़। 3 मॉडलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की जी। थ्रोट कैंसर की: सर्जरी, जी, कीमोथेरेपी, ओके। रेडियोथेरेपी। ओके। जब इनिशियल स्टेज में होता है तो सिर्फ आप सर्जरी करके भी जो स्मॉल पार्ट है सर्जरी वो आप हटा देंगे, जी। तो पेशेंट कैन बी क्योर्ड, ओके। विल नॉट नीड कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओके। शुरुआती स्टेज में। राइट। फिर जब अगर वो फैला हुआ है, नेक में भी फैल गया है, नेक नोट्स में भी फैल गया है, जी। तो हमें एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है, रेडिकल नेक डिसेक्शन भी करना पड़ता जी। है अलॉन्ग विद द मतलब रिमूविंग द लैरिंग्स, मतलब द वॉइस बॉक्स। और कभी कभी उसके बाद फिर कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है, रेडियोथेरेपी फॉलोड बाय, मतलब सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी एंड देन कीमोथेरेपी ऑल्सो एडजमेंट, आजकल दोनों मिला के भी देते हैं। जी। तो वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, वो जी। आपका हीमेटोलॉजी और कीमो रेडियोथेरेपी में भेजना पड़ता है हमें। लेकिन बेसिकली हमारा ही डोमेन है। जब अगर हम लैरिंग्स हटा देते हैं तो वो प्रॉब्लम आती है कि लैरिंग्स हटाने के बाद आपकी वॉइस चली जाती है, तो वॉइस के लिए भी सर, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा, एक कॉल आ गई है, आपसे बात जारी रहेगी। ओके। हेलो 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 जी, आपका हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल यह था कि मेरे गले में अक्सर जो है खराश रहती है बहुत ज़्यादा, कई बार तो बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है। मुझे ये जानना था कि क्या इसके जो सिम्टम्स है ये थ्रोट कैंसर से रिलेटेड है या मुझे उसका चेकअप कराना चाहिए? आप सिगरेट वगैरह लेते हैं, गुटखा लेते हैं कुछ? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं? हो गया 4 साल। हेलो
हाँ जी, 4 साल। 4 साल से, ये 4 साल से डॉक्टर बंसल वो गुटखा वगैरह ले रहे हैं। हाँ। और खराश की शिकायत है इनको, तो आप देखिए, क्या आप कहना कहाँ रहते हैं, कहाँ से कॉल आई है आपकी? उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। देहरादून से। तो ठीक है, देखिए खराश का कारण जो है, अगर मैं खराश के कारण गिनाने लग जाऊँ तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। जी। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके आसपास की हवा साफ़ सुथरी होगी, ठीक है। पॉल्यूशन एटलीस्ट, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से भी गले में खराश हो सकती है। देखिए, गले में खराश होने का एक कारण तो है कि गले के अंदर ही कोई इन्फेक्शन हो। दूसरा, अगर आपकी नाक में कोई इन्फेक्शन है या आपके साइनस से इन्फेक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके गले में रेशा गिरने लगता है, जिसकी वजह से भी गले में खराश हो जाती है। तीसरा एक कारण है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड पाइप के कैंसर में जो कई बार हमारा एसिडिटी की प्रॉब्लम जिन लोग होते हैं, यानी कि पेट से एसिड उनका फूड पाइप में ऊपर आता है, जिसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो ये जो एसिड ऊपर आ रहा है, इससे भी फूड पाइप का कैंसर होने का खतरा रहता है। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कैंसर हो गया है। आपको अगर खराश है तो हो सकता है आपको एसिडिटी की वजह से आपका एसिड गले में आ रहा है और उसकी वजह से खराश हो रही है। तो इसमें बेसिकली आपकी बड़ी डिटेल हिस्ट्री लेके एग्जामिन करना पड़ेगा। मगर अभी फ़िलहाल अगर आपको, जैसे आजकल विंटर का मौसम है तो उसमें वैसी खराश होना बड़ा डे टू डे प्रॉब्लम है, तो उसमें आप फ़िलहाल गर्म पानी के गरारे और स्टीम ले सकते हैं। और थोड़ा अपना गले का ध्यान रखिए कि ज़्यादा ठंडी, क्योंकि आप उत्तराखंड में रहते हैं तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो ऐसे एरिया में गले में खराश होने के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। क्या आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड भी होता है, क्या जुकाम होने की शिकायत है आपको? हाँ जी, रहता है। जुकाम रहता है आपको, तो आपके जैसे मैंने बताया कि साइनस, अगर आपको बार बार जुकाम रहता है तो प्रॉब्ली हो सकता है आपको कोई एलर्जी हो या साइनस की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से गले में ड्रिपिंग होती है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, उसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है। तो आप स्टीम लीजिए। और स्टीम लेने का सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि स्टीम ली कैसे जाती है। जी जी। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि स्टीम लेते समय आपने मुंह को बंद रखना है। स्टीम आपने नाक से ही लेनी है और नाक से ही निकालनी है। और स्टीम लेते समय पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मतलब जस्ट वार्म अनफ कि आपके फेस पे बर्निंग फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो दैट इज़ अ राइट टेम्परेचर। अगर आप ज़्यादा उबलते पानी की भाप लेंगे वो आपको और नुकसान कर जाएगी। तो आप दिन में 2-3 बार भाप लीजिए। और भाप लेने के लिए बेस्ट है लोटे में लीजिए भाप। जो आजकल इलेक्ट्रिक गैजेट्स आते हैं उसको मैं एडवाइज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कई बार एकदम बड़ी तेज़ स्टीम निकलती है हॉट टेम्परेचर वाली, विच कैन बी हार्मफुल। तो आपके केस में मैं कैसे गार्गल स्टीम से आपका हो जाना चाहिए। बाकी आप किसी ENT चेकअप अपना करा लीजिए, ताकि अगर कोई साइनस की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हो सके। जुल्फ़िकार साहब, जी जी, जैसा कि डॉक्टर बंसल ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं तफसील से, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपने समझी होंगी। और ये हमारी भी ये हेलो डॉक्टर की टीम की पूरी ये आपसे गुजारिश है कि आप किसी ENT स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर माझी, आप क्या बता रहे थे? ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे आप। एक पॉइंट और है जी, फैमिली हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। तो अगर आपके मतलब फादर, मदर, दादा, दादी को अगर कैंसर डायग्नोज हुआ था वॉइस बॉक्स का, जी, तो ये आपको डॉक्टर को डेफिनेटली बताना चाहिए, क्योंकि Okay. अभी प्रूवन तो इतनी नहीं है, 100% प्रूवन है, बट फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ एनीबॉडी ऑफ हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको। फैमिली हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। जी जी जी, उसको जी, भी ध्यान में रखना है। जी। और मतलब सिम्टम के बारे में तो, क्योंकि सिम्टम अगर वॉइस में आपने अर्ली डायग्नोसिस करा लिया, जी। और कैंसर का आजकल यही है मेन स्टे, अगर आपका अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो आप फुली क्योर हो जाएंगे। ओके, नो मतलब इशू, कैंसर इज नॉट ए इशू, बट अर्ली डायग्नोसिस इज द मतलब। अगली जो अर्ली डायग्नोसिस है उसके बारे में, क्या फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज तक भी उसे अर्ली में काउंट करते हैं आप? हाँ, जब तक स्प्रेड नहीं हुआ, अगर लिम्फ अच्छा। नोड वगैरह में स्प्रेड नहीं हुआ है, ओके। या वोकल कॉर्ड्स, जो हमारी वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होती है जो आपस में टकराती हैं बोलते वक्त, जी, और उसमें आपस में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से भी आपका मतलब नोड्यूल बनता है। वो नोड्यूल कैन चेंज टू वोकल कैंसर। जी। तो वो आपको इमीडिएट, अगर वोकल कॉर्ड तक ही सीमित है कैंसर, जी। तो स्ट्रिपिंग हो जाएगी, वो मतलब सर्जिकली उसको रिमूव कर दिया जाएगा और आप जल्दी क्योर हो सकते हैं। लेकिन एक बार अगर और भी जो वॉइस बॉक्स के दूसरे पार्टों में नीचे चले जाए, अगर ट्रैकिया तक पहुंच जाए या ऊपर आ जाए, टंग तक आ जाए, तो फिर उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है जी। और आपकी रिकवरी भी जो होगी पूरी तरह से नहीं होगी। जी। तो वो अर्ली डायग्नोसिस लोग इग्नोर करते हैं। जी। मैं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल IPS के, अभी सर्विंग IB के IPS ऑफिसर के, उनके फादर मेरे पास उन्होंने भेजा, जी। और उनको हम लोगों ने जब इंडोस्कोपी की
तो उनको मतलब प्रोबेबली जो था मतलब हम लोग को क्लिनिकली लग गया था कि इनका कैंसर है, इनको बायोप्सी होना चाहिए। उन्होंने 1 महीने लगा दिया, जबकि मैंने मतलब पढ़े लिखे थे, उनको मैंने समझाया कि आप यू शुड इमीडिएटली गो फॉर ए मतलब बायोप्सी, बट मतलब वही चीज़ लोगों को समझने की जरूरत है कि आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ईएनटी सर्जन ने इंडोस्कोपी करने के बाद बोला कि बायोप्सी कराना है तो इमीडिएट कराना है, वेट नहीं करना है कि महीने भर में तो आपका फिर इतना स्प्रेड हो जाएगा कि फिर हमें सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो डॉक्टर शर्मा जी, यहाँ पे तो समझ में बात ये आई है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी, कितनी अर्ली डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं और उसकी बातों को मान भी रहे हैं। हाँ। जैसे कि आपने यहाँ मिसाल भी दे दी है कि आपके कोई नोन आए, उन्होंने देरी की इलाज में और नुकसान हुआ उसका। तो नाजरीन, यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि ये परेशानी खुदा न खास्ता आपके सामने है तो उसमें देर नहीं कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर के पास सबसे पहले पहुंच जाइए। इसके अलावा जो डॉक्टर कह रहा है, चाहे वो इंडोस्कोपी के लिए कह रहा है, चाहे वो बायोप्सी के लिए कह रहा है या दूसरे टेस्ट कह रहा है, फ़ौरन कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी हिफाजत से रह सके। और जो हमारा मकसद है कि आप अर्ली चीज़ों को समझ जाएं, आप सेहतमंद रहें, आपकी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी रहे, ये हमारा मकसद है, इसमें हम कामयाब हो सकें। यानी कि इब्तदाई निशानदेही, अर्ली डायग्नोस की हमने बात की। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया भी कि 1 महीने का वक्त उन्होंने ले लिया आपके जो जान पहचान के थे। डॉक्टर इंदु, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है, ये जो डॉक्टर साहब ने वाक़या बताया है कि जो घर वाले होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा वक्त ले लो और बाद में ऑपरेशन करा लेंगे, थोड़ा सा सर्जरी बाद में हो जाएगी, और ऐसे में वक्त जो है वो निकलता चला जाता है। तो आप भी क्या कहना चाहेंगी हमारे उन देखने वालों को, प्रोग्राम देखने वालों को, जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं और किसी के घर में अगर ऐसा कोई मरीज़ मौजूद है? इस बारे में एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर हम थ्रोट कैंसर की बात करते हैं तो आजकल उसके इलाज के लिए एक स्ट्रैटेजी है ऑर्गन प्रेजर्वेशन स्ट्रैटेजी, मतलब कि हम कितना उसके वॉइस बॉक्स को बचा पा रहे हैं। हम वॉइस बॉक्स को तभी बचा पाएंगे अगर मरीज़ हमारे पास अर्ली स्टेज में आता है, तो उस केस में हम उसको रेडिएशन से ही ट्रीट कर सकते हैं या फिर एक छोटी सी सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन से ट्रीट कर सकते हैं और उस मनुष्य की आवाज़ को हम बचा सकते हैं। बट यदि वो आ ही एक लोकली एडवांस्ड मतलब चौथे स्टेज में रहा है तो हमारे पास सर्जरी करके पूरा वॉइस बॉक्स निकाल के उसको कीमो और रेडिएशन देने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई यदि गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, जिनको ये सिम्टम्स हैं, तो वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि उनके लिए एक इलाज इस तरीके का संभव रहे कि उनकी वॉइस को बचाया जा सके। वॉइस यानी आवाज़ की बहाली हो सके। डॉक्टर बंसल, आपसे भी इसी से ताल्लुक़ एक जो सवाल है मैं करना चाहूँगी कि बहुत से मरीज़ जो थ्रोट कैंसर से मुतासर हैं, उन्हें इस बात का भी डर और खौफ रहता है कि अगर मैंने सर्जरी कराई या ऑपरेशन करा लिया तो मेरा वॉइस बॉक्स निकल जाएगा और फिर मेरी आवाज़ बहाल कैसे होगी और मैं शायद गूंगा हो जाऊंगा। तो इस पर आप ज़रा रोशनी डालें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर वॉइस बॉक्स निकाल लिया है तो उसके बाद हम वॉइस को दोबारा ला सकते हैं। ठीक है, ये वॉइस बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसे कि उसकी ओरिजिनल वॉइस थी, बट जो वॉइस उसकी आएगी उससे वो अपने डे टू डे के सारे काम कर सकता है और अपनी दिनचर्या मतलब पूरी तरह से निभा सकता है। इसके कई मेथड हैं। एक तो हम कई बार क्या होता है, जब वॉइस बॉक्स निकालते हैं तो उसी समय एक छोटा सा ऑपरेशन कर देते हैं और एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे कि उसकी वॉइस जो है वो बहाली हो जाती है उसकी। उसके अलावा अगर वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे ईसोफेजियल वॉइस, यानी उसकी जो खाने की नली है वो स्पेशल एक्सरसाइज कराई जाती हैं जिससे कि वो ईसोफेगस से वॉइस प्रोड्यूस कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड ईसोफेजियल वॉइस। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक लैरिंग्स होता है, यानी वो भी नहीं कर पाता। सपोज मरीज जो है वो ईसोफेजियल वॉइस भी क्रिएट नहीं कर पाता, तो दूसरा ऑप्शन है कि जब उसका घाव भर गया है उसके बाद उसको एक मशीन दे दी जाती है, तो उस मशीन को वो गले पे लगा के आवाज़ निकाल सकता है और जिससे कि वो आवाज़ थोड़ी सी चेंज होती है बट वो सब समझ आती है आवाज़ और अपना वो काम कर सकता है उसकी वजह से। अच्छा, ये सारी जी ये बातें सही हैं। अब एक ऐसा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ जो मतलब ये है कि कॉमन सवाल है, वो इससे रिलेटेड ही है। ये पिछले 15-20 सालों में हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीजों में इजाफा
होता जा रहा है, कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो मैं तीनों ही एक्सपर्ट से यहाँ पर पूछना चाहूँगा, ये आपसे शुरुआत करता हूँ कि क्या वजह है ऐसी? क्या हमारे खाने पीने की कमी है? ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है? क्या फ्रूट्स हमारी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं? क्या एक्सरसाइज की कमी है? कौन सी ऐसी वजह है जो कैंसर के, हर तरह के कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, देखने को मिलते हैं? डॉक्टर बंसल क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक्चुअली खाने पे आता हूँ, खाने का क्या संबंध है। देखिए, कैंसर, अगर आप चाहते हैं कि कैंसर से बचा जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो डाइट है उसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, जो हमारे लिए, जो हमारे प्राचीन टाइम में लोग फल खाते थे, एक तो आजकल की जनरेशन फल नहीं खाती है, उनको जंक फूड खा रहे हैं, या मतलब आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, ठीक है जी। तो हमारी बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है जी। उसके अलावा बैलेंस डाइट में क्या तरह से, ये भी तफसील से बताइए। क्या सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए? हरी सब्जियां, खुल के बताइए प्लीज। हरी सब्जियां खानी है, हमें फल खाने हैं, हमें फल ऐसे खाने हैं जो रंगीन हो, जैसे जो कोई भी कलर वाला फल, जैसे लाल हो जी, जैसे आपका मैंगोज हो गए जी, अनार हो गया जी, जो भी लाल पीले नीले फल हैं उनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। राइट। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल मतलब वाइटामिन्स हैं, जो कि जो चीज़ें जो बॉडी में कैंसर पैदा करती हैं उनको मारती हैं जी जी। तो अगर हम इसीलिए कहते थे कि रोज़ एक एप्पल खाइए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि एप्पल में भी बहुत विटामिन होते हैं जी जी। और एप्पल में मेरे को याद आया कि जैसे मैंने बताया था कि फूड पाइप का जो कैंसर है हमारा, इस हाइपोफेरिंक्स का, उसमें एनीमिया एक फैक्टर है। हमारे देश में एक्चुअली एनीमिया बहुत कॉमन है लेडीज़ के अंदर। तो अगर हमारे देश की सब लेडीज़ एक एप्पल रोज़ खाएं और अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखें जी, और जो हमारी जिस तरह की लाइफ है, जैसे मैंने बताया था कि पेट का एसिड ऊपर आता है जिसको कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं, वो प्रॉब्लम ना हो। वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, हम हर एक चीज़ बड़ी खाना बड़ी तेज़ी से खाते हैं, खाने में टाइम नहीं लगाते, बड़ी स्पीड बड़ी तेज़ है हमारे खाने की, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं जिनमें कि प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो इन सब से हमारी जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। लाइक देन स्ट्रेस, स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर होने के चांस ज़्यादा हैं जी। अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस ना हो तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कैंसर होने के चांस आपके अंदर काफ़ी कम हो जाएंगे। तो बचना चाहिए स्ट्रेस से, इनका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर उमा जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब ठीक है, कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, लेकिन पुराने मतलब समय में हम लोग, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हुक्का पीते थे तो वो तो फिल्टर भी नहीं होता था। सिगरेट तो कम से कम अच्छी सिगरेट में फिल्टर होता है, तो कैंसर होता था लेकिन डायग्नोज ही नहीं हो पाता था। ओके, है ना। जैसे हार्ट अटैक भी है, पहले डायग्नोज नहीं हो पाता था, लोग ऑल ऑफ ए सडन MI हुआ और मर गए। तो वो चीज़ भी है, ठीक है, बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। ईटिंग हैबिट्स तो डेफिनेटली हम लोग का चेंज हुआ है। हम लोग मतलब जैसे नॉन वेज ज़्यादा जो लोग खाते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हो कोलोन का कैंसर ज़्यादा होता है। क्यों होता है? कि लोग रेड मटन और ये ज़्यादा खाते हैं। तो वी शुड अवॉइड, आप नॉन वेज खाओ लेकिन आप फिश खाओ। फिश में मतलब ऑक्सीडेटिव चीज़ें हैं, उसमें मतलब ऑयल भी होती है जो कि ज़्यादा फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल भी घटाती है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेंट भी होती है। तो फिश खाएं। अगर नॉनवेज ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं तो आप फिश खाएं। और सर ने जैसे बताया फ्रूट्स तो डेफिनेटली आजकल कीवी है और पपीता है, जो मतलब फ्रूट्स का ध्यान रखना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। और नॉनवेज भी खाना है तो वो जो डॉक्टर एडवाइस करता है। डॉक्टर इंदु, आप अपना ये बताइए, जो मेरा सवाल था कि क्यों बढ़ता जा रहा है, इसमें अपना मैसेज जो पैगाम है वो भी इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट हमारा चल रहा है इस समय। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि हम पहले के ज़माने में देखें तो कैंसर यूजुअली 50 साल से ऊपर के उम्र के लोगों में पाया जाता था, बट आज के ज़माने में युवाओं में ज़्यादा कैंसर हो रहा है, जिसका प्राइमरी रीज़न यही है कि हमारे युवा ज़्यादा अडिक्ट हो रहे हैं गुटखा के, स्मोकिंग के, पान मसाला के, अल्कोहल के। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन एडिक्शंस को, ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है कैंसर का, तो इन एडिक्शन से दूर रहना है यदि हमें कैंसर की मात्रा को कम करना है। दूसरी चीज़, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सर ने बताया कि हम हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट में, तो हाँ काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है कैंसर। राइट। बस इसमें ये भी बता दीजिए, आप जो सिगरेट पी रहा है उसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी हमने एक टर्म बोली थी, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब जो इंसान किसी ऐसे इंसान के सामने खड़ा है कि कोई स्मोक कर रहा है, तो वो स्मोक इनहेल करने से भी कैंसर का रिस्क बना रहता है। ओके। डॉक्टर माझी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? एक चीज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी सर ने भी जिक्र किया था। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी कैंसर प्रोड्यूस करता है
और उसके लिए हमें मतलब आजकल नए इसमें चीज़ों में हम वैक्सीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट, क्योंकि सिर्फ थ्रोट का ही कैंसर नहीं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और भी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स में भी मतलब कैंसर पैदा करता है जी। तो एक तो ये वायरल के लिए है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें मतलब वैक्सीन आ रही हैं, जो आप वैक्सीन ले लीजिए, जैसे कैंसर सर्विक्स में भी बहुत सारे वैक्सीन आ रहे हैं। तो ओरल कैंसर के लिए भी हमें यही है, ईटिंग हैबिट्स तो डेफिनेटली चेंज करना। हम टाइम पे खाते भी नहीं, यंग जनरेशन है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, हम मतलब खाली पेट है, मतलब 6-7 घंटे मॉर्निंग में उठे और खाली पेट है। वी शुड नॉट बी एम्प्टी स्टमक जी। मतलब बिल्कुल आपको मतलब कुछ ना कुछ दूध लेना है, ये लेना है जी। लेकिन आज के जनरेशन को हमें सावधान करना है कि भाई मतलब सिगरेट और ये सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमें अभी थोड़ी ना होगा, हमें तो 50 ईयर्स के बाद होगा, हम छोड़ देंगे, हम 40 ईयर्स के बाद छोड़ देंगे, हम 50 ईयर्स के बाद। वो हमें डॉक्टर्स को हमें अवेयर करना है ओपीडी में, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, एज इज़ नो लिमिट फॉर कैंसर। आप 20 साल के भी हो रहा है, 25 साल के भी हो रहा है, अगर आप अपने लाइफ को अच्छे से नहीं मतलब वो प्लान करोगे, नहीं अच्छी मतलब अपने खान पान में वो करोगे, तो कैंसर होने का आपका पूरा संभावना है। ऐसा कुछ नहीं है कि एज रिलेटेड ही है, मतलब पहले भी हो सकता है। और सिर्फ बेदार रह के, अवेयर रह के और चीज़ों को समझ कर ही इससे बचा जा सकता है, ये उम्मीद ऐसी की जाती है। डॉक्टर बंसल, आपके पास आया हूँ मैं यहाँ पर, आप किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सोचना है कि आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर ना हो, तो जो आज से 50-100 साल पहले लोगों का लाइफ स्टाइल होता था, आप उस लाइफ स्टाइल को जियो। मतलब सिंपल खाओ, घर का बना खाओ, फल खाओ, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ खाओ, एक्सरसाइज करो और टेंशन फ्री रहो, मेडिटेशन करो, आपको कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दिस इज़ माई मैसेज। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर बंसल ने, बहुत सारी बातें बताई यहाँ पर, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक चीज़ ये बताई है कि टेंशन फ्री रहो। टेंशन फ्री रहने से खाली यही नहीं कि कैंसर से बचाव हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्ट्रेस भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कैंसर की। वो सारी चीज़ें जो यहाँ हमारे माहिरीन ने आपको बताया है, चाहे वो सब्ज़ी फल खाने की बात हो, हेल्दी डाइट की बात हो, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाइएगा। और ये सारी बातें हैं। एक मेरा लास्ट ये एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर इंदु शुक्ला आपसे, थोड़ा सा फिज़िकली भी सरगर्म रहना, एक्सरसाइज के बारे में बता दीजिए। जो लोग बचे रहते हैं उससे, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो भी कितना मतलब डेंजरस हो सकता है? कि डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी ओवरऑल फिटनेस में। सो फिजिकल फिटनेस तो हमेशा रहनी ही चाहिए और हमें डेली कुछ एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम तो निकालना चाहिए जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की एक्सरसाइज करें, सो दैट हमारी बॉडी भी ऑक्सीजनेट हो, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोड्यूस हो, तो वो हमारी बॉडी के लिए ही बेटर है। बहुत खूब। यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से आज यहाँ बताया, और तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आकर इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। और काफ़ी कुछ आज जो है थ्रोट कैंसर से जुड़ी जानकारी तीनों एक्सपर्ट्स ने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और हम अक्सर ये देखते भी हैं फरहान की सिगरेट का कोई पैकेट हो, उस पर ये लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसे फिर भी हम नज़रअंदाज करते हैं। तालीम याफ्ता लोग भी ये काम कर रहे हैं आजकल। तो जैसे कि एक्सपर्ट्स ने बताया कि तंबाकू नोशी, सिगरेट और ये अल्कोहल, इससे बचें, कहीं ना कहीं थ्रोट कैंसर से भी बचाव और रोकथाम हो सकती है। तो नाजरीन, जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर आप भी कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं किसी भी मर्ज से जो ताल्लुक़ रखता है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। और इसके अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और जैसे कि ये सिलसिला हमने शुरू किया था गुज़िश्ता कुछ एपिसोड से फरहान की, हम नेक्स्ट टॉपिक यानी अगला मौजू हेलो डॉक्टर का क्या रहेगा वो आपको बताएंगे। तो अगला यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एपिलेप्सी से जुड़ा, यानी कि मिर्गी से जुड़ा। क्या है ये, क्यों होता है और क्या इसकी वजूहात है? कई बार क्या होता है कि इंसान बेहोश हो जाता है, इस मर्ज़ में मुब्तला जो इंसान होता है, हाथ पैर उसके अकड़ जाते हैं, मरोड़ हो जाती है, हरकत नहीं होती है और दौरे पड़ने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जो समाजी तौर पर यानी माशरे में भी वो इंसान एक शर्मिंदगी का सामना कहीं ना कहीं करता है कि अगर उसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर करती है। और इस मर्ज़ से जुड़े काफ़ी मिथ्स भी हैं जो कि हम अगले एपिसोड में उन मिथ्स को तोड़ेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं
आदाब। गर्म पानी से गरारा करके गले को साफ रखें। आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। खाने के बाद नीम गर्म पानी की आदत डालें। विटामिन ए, सी और ई से भरपूर ग़िज़ा खाएं। गाजर, संतरा और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। सिगरेट, तंबाकू नोशी और अल्कोहल से परहेज करें। सर्दी के मौसम में गले को गर्म रखने के लिए मफलर या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। खून की गर्दिश और मदाफियाती निज़ाम को बेहतर रखने के लिए रोजाना आधा घंटा वर्जिश करें।